हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया ही अब शुरू कर दिए हमने। तो अब अंग्रेज़ों का एक्सपेंशन कैसे हुआ स्टार्टिंग में। अब तो पहले मैंने इस प्रीवियस लेक्चर्स में तो आपको यही बताया ना, फैक्ट्रीज वगैरह उन्होंने कहाँ सेटअप की। अब इसमें देखेंगे कि उन्होंने एक्सपैंड कैसे किया, एक्सपेंशन कैसे किया। पहले तो उन्होंने वही अपने जो उनके साथ थे बाहर के, ठीक है, यूरोपियंस, उनको ही भगाया। लेकिन फिर अब इंडिया में कैसे कंट्रोल करना था, तो कैसे कैसे किन किन स्टेटों में सबसे पहले उन्होंने कंट्रोल किया। जैसे बंगाल, ठीक है जी, बंगाल में उनका कंट्रोल था, मैसूर में कंट्रोल था, पंजाब वगैरह, ये सारे करने ही हैं। तो सबसे पहले आते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल, ठीक है जी, बंगाल। बंगाल तो बंगाल का जो नवाब था, जो पहला, वो कौन था? मुर्शिद कुली खान। 1717 से लेके 27 तक। देखो जी, जो मुर्शिद कुली खान है, कुली खान, इसको अपॉइंट किया गया था बंगाल का सूबेदार, ठीक है, या फिर गवर्नर। किसने किया था? मुग़ल एम्परर फारूक सियार ने किया था। फारूक सियार उस समय राजा था मुग़लों का, तो उसने बंगाल का सूबेदार किसको बनाया था? मुर्शिद कुली खान को, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब मुगल्स कमज़ोर होने लगे तो ये अपने इंडिपेंडेंट अपनी स्टेटें बनाने लगे, ये गवर्नर, ठीक है। अपनी उन्होंने कैपिटल बंगाल से ढाका शिफ्ट कर दी, ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी, मतलब सब कुछ कंट्रोल इनके पास आ गया, ठीक है। तो ये आ गया पहला। उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद जो नेक्स्ट बंदा आता है इनका, वो था शुजाउद्दीन आया 1727 से लेके बंगाल का नवाब, ठीक है। ये क्या था? सन इन लॉ था मुर्शिद कुली खान का। और इसको भी गवर्नरशिप दी गई थी बिहार की। किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी, ठीक है। इसको गवर्नरशिप दी थी किसकी? बिहार की। दी किसने थी? मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला, उसने दी थी। एक ये पढ़ा हमने। पहले के बारे में क्या पढ़ा कि जो बंगाल था वो मुर्शिद, ऐसे फाउंडर बोल सकते हो यार, फाउंडर कौन है बंगाल का? मुर्शिद कुली खान, ठीक है। इसको सूबेदार अपॉइंट किया था, अपॉइंटेड बाय मुग़ल रूलर फारूक सियार ने। फारूक सियार, बस ये याद रखो। तो मुर्शिद कुली खान जो है वो है बंगाल का फाउंडर। उसके बाद आता है शुजाउद्दीन, जो इसका दामाद था। शुजाउद्दीन के बाद कौन आएगा? अब ये पढ़ना है हमने। तो शुजाउद्दीन के बाद आता है सरफराज खान, लेकिन वो रहने दो। तो मेन इसके बाद कौन आता है? अलवर्दी खान। जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंदा है वो आया अली वर्दी खान। 1740 से लेकर 56 तक इसका टाइम पीरियड है। ये आ गया तीसरा बंदा, कौन है? अली वर्दी खान। तो इसने क्या किया? लीगलाइज्ड इसने मतलब फरमान इशू किया कि हम भाई मुग़लों से अब अलग हैं, ठीक है। और मोहम्मद शाह रंगीला को इसने 2 करोड़ रुपये दिए, ठीक है। ही प्रिवेंटेड द इंग्लिश एंड फ्रेंच फ्रॉम फोर्टिफाइंग दियर फैक्ट्री एट कलकत्ता एंड चंद्रनौगौर रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो इसने बंगाल को, मतलब अलवर्दी खान वगैरह, इन्होंने क्या किया था कि बंगाल को काफ़ी रिच बनाया था, अच्छे काम किए थे लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद अलवर्दी खान के बाद क्या आता है? अलवर्दी खान के बारे में यही याद रखना कि लीगलाइज्ड हिज असर्प्शन बाय रिसीविंग ए फरमान फ्रॉम मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला आफ्टर पेइंग हिम 200 करोड़। मतलब इसने फिर, ये देखो यार, ये तो मुग़लों से अलग हुए थे, अब इस चीज़ को लीगलाइज भी करना था ना। तो लीगलाइज तभी हो सकता था कि जब मुग़ल एम्परर खुद डिक्लेयर कर दे कि ये इंडिपेंडेंट है। तो इसने 2 करोड़ रुपये दिए। मोहम्मद शाह रंगीला को बोलते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला है, बड़ा करप्ट बंदा था, ठीक है, मुग़लों में ये रिश्वतें वगैरह लेता था। तो इसके बाद जो मेन बंदा है जो हमें पढ़ना है वो है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 से लेके 53 तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है सिराजुद्दौला। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अलवर्दी खान के बाद ये इसका ग्रैंडसन था अलवर्दी खान का, ठीक है, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला क्या करता है? ये इंग्लिश फैक्ट्रियाँ सीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद
इंग्लिश फैक्ट्री सीज कर दी इसने कासिम बाज़ार में 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, ठीक है, जो था अंग्रेज़ों का, वो भी इसने कैप्चर कर लिया। लेकिन फिर रॉबर्ट क्लाइव आता है, वो उसको दोबारा कैप्चर कर लेता है। तो फिर इनकी आपस में छोटी मोटी ट्रीटी होती हैं, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिराजुद्दौला समझ गया था कि अंग्रेज़ों को भाई कैसे भी करके निकालना है। तो इसके टाइम पे एक फेमस होती है बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757, ये आपको याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। लेकिन ये ऐसी बैटल हुई है इंडियन हिस्ट्री में, ये बोला जाता था कि जो बंगाल के रिच मर्चेंट थे ना, जो बैंकर थे, उन्होंने अपना नवाब सोल्ड कर दिया था पहले ही, कि मतलब पहले ही डिक्लेयर हो गया था बैटल होने से पहले ही कि जीतेगा कौन। क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहा था, उसने सबको रिश्वत दे दी थी। कि जो इसका मीर बख्शी था, मीर बख्शी मिलिट्री का कमांडर होता है, मीर जाफ़र, उसको रिश्वत दे दी थी। मानिक चंद जो ऑफिसर इंचार्ज था कोलकाता का, उसको रिश्वत दे दी थी। एमी चंद रिच मर्चेंट था, जो उसको जगत सेठ बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर उस समय का, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी में लोन लेती थी, उसको भी इसने खरीद लिया था। मतलब मैक्सिमम बंदे इसने खरीद लिए थे। तो इसमें बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ठीक है जी। उसके बाद जो इसकी साइड हुए थे, उसके बाद नेक्स्ट किसको बना देती है, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र आ गया भाई नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। तो जब ये बनते थे ना, जब ब्रिटिशरों की मर्जी से जो बनते थे नवाब, ये क्या करते थे, उनको ऐसे राइट दे देते कि आप फ्री ट्रेड करो, आप पे कोई टैरिफ नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा, और बड़े बड़े पैसे गिफ्ट करते थे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव उसको 2-2 करोड़ रुपये दे देते थे खुश होके, मतलब नवाब भी दिखाते थे अपनी, ठीक है जी। उसके बाद मीर जाफ़र के बाद कौन आया, मीर कासिम आया। मीर कासिम आया नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन मीर कासिम भी समझ गया कि कुछ अंग्रेज़ों का चक्कर है। तो इसके टाइम पे भी होती है कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में, ठीक है। तो इस बैटल में क्या क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में एक साइड आ गया बंगाल का नवाब, यही कासिम, एक साइड आ गया नवाब ऑफ अवध, अवध बोलते यूपी को, और एक आ गया शाह आलम सेकंड, ठीक है। इन 3 बंदों ने ग्रुप बनाया। शाह आलम सेकंड आ गया भाई मुग़ल रूलर, बस नाम के थे पर थे उस समय। बंगाल का नवाब मीर कासिम और यूपी का नवाब अवध का नवाब, इन तीनों ने मिलके क्या किया, एक अलायंस बनाई कि लड़ेंगे, अंग्रेज़ों को बाहर फेंकेंगे। लेकिन अंग्रेज़ भाई हरा देते हैं। अंग्रेज़ों का था मुनरो, कैप्टन मुनरो, ये इनको हरा देता है बैटल ऑफ बक्सर में। तो बस काम तमाम हो गया, क्योंकि शाह आलम की डिफ़ीट मतलब इंडिया की डिफ़ीट। शाह आलम कौन था, इंडिया का रूलर था भाई, मुग़ल रूलर था। तो बस अंग्रेज़ों का जो मेन कब्जा है इंडिया पे कहाँ से होना शुरू किया था, बैटल ऑफ बक्सर से। तो ये टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री का, याद रखनी है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, ठीक है जी। तो बस ये काम हो गया ख़त्म। अब हुआ गया, जब बैटल ख़त्म हुई फिर ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो शाह आलम सेकंड है उसको दिल्ली से इलाहाबाद बुला लिया गया, और उससे क्या ले लिए गए, दीवानी राइट्स। ये आपने याद रखना है कि दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स ऐसे बोलते, दीवानी और निजामत राइट्स, मतलब दीवानी आ गया टैक्स कलेक्ट करने के, और निजामत आ गया कानून की देखभाल करने के राइट्स, किसको दे दिए गए, अंग्रेज़ों को, दीवानी राइट्स, ठीक है। ये शाह आलम सेकंड ने किसके के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये किसको दे दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब गुलामी शुरू हो गई। आपने अगर किसी को टैक्स कलेक्ट करने के और कानून के, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स आपने दे दिए किसी को, तो मतलब आप गुलाम हो गए फिर। तो ये हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद का नतीजा 1765 में हुई थी ये ट्रीटी। क्यों हुई थी, बक्सर की बैटल के बाद, ठीक है जी। तो ये ख़त्म हो गया बंगाल का। बंगाल जो फाउंडर है कौन था, मुर्शिद कुली खान। उसके बाद जो मेन बंदा आया था
अलवर्दी खान आया, उसके बाद सिराजुद्दौला आया, फिर मीर जाफ़र आया, फिर मीर कासिम आया, फिर बक्सर हुई और कहानी इनकी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़नी है वो पढ़नी है मैसूर। क्या पढ़ना है? मैसूर। कर्नाटका वाले एरिया को बोलते हैं मैसूर, पुराना नाम। तो मैसूर जो है, पहले तो क्या था कि जो मैसूर था ये एक बुडियार डायनेस्टी होती थी, उनके अंडर था, और उनकी आर्मी में एक बंदा था रूल, जो उनकी आर्मी में सब करता था, वो था हैदर अली। तो हैदर अली ने कंट्रोल लिया उनसे। तो मैसूर का जो पहला बंदा है मेन, वो आपने याद रखना है, हैदर अली, 1761 to 82, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये कैसे बना जी? इसने क्या किया था कि पावर किससे ली थी? बुडियार डायनेस्टी का राजा था कृष्ण राजा, ठीक है, कृष्णा राजा या कृष्ण राजा, उससे ली थी। तो हैदर अली के टाइम पे क्या हुआ, ठीक है जी, इसने बड़ी सारी फैक्ट्रियाँ खोली दिंदीगुल में, हथियार बनाने की, मॉडर्न, इसने आर्मी को मॉडर्नाइज़ किया फ्रेंचों की हेल्प से। ये बात अंग्रेज़ों को बात पसंद नहीं आई भाई, अंग्रेज़ों को लगा ये भाई कुछ कांड कर रहा है, ठीक है। तो फिर इनकी शुरू हो जाती है बैटल्स, ठीक है। तो ऐसे ही तीन की 4 लड़ाइयाँ हुई हैं। फिर हुई फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 to 69। पहली, इसमें क्या होता है, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। भाई पहली एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली हरा देता है अंग्रेजों को। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। फिर जब अंग्रेज बड़े चालू थे यार, जब वो किसी बैटल में हारते या उनको लगता था हारने वाले, वो ट्रीटी साइन कर लेते थे फ्रेंडशिप की। तो पहली मैसूर वॉर में क्या होता है कि हैदर अली अपने साथ मराठों और नवाब ऑफ हैदराबाद उसको अपनी साइड कर लेता है और अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हरा देता है, ठीक है। अब इनके बीच में ट्रीटी हो जाती है कि हम भाई पीस बना के रखेंगे, जब एक दूसरे पे अटैक होगा तो एक दूसरे की हेल्प करने आएंगे, लेकिन हुआ ऐसा उल्टा हुआ, ठीक है। फिर हो गई सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1780 से लेके 84 तक। इसमें क्या हुआ, जब ट्रीटी हुई थी ना कि एक दूसरे के एरिया में अटैक नहीं करेंगे पहले में, लेकिन बैरन हेस्टिंग जब आता है गवर्नर जनरल, तो वो अटैक कर देता है कि फ्रेंच पोर्ट था एक माही में, उधर अटैक कर देता है। और फ्रेंच माही जो जगह थी वो हैदर अली की टेरिटरी थी। तो हैदर अली, ठीक है, क्या करता है, एक फ्रंट बनाता है निजाम और मराठा के साथ, और आरकोट को कैप्चर कर देता है नीचे साउथ इंडिया में, जो उनके अंग्रेज़ों का कंट्रोल था जिस पे। 1781 में क्या होता है कि हैदर अली वॉज डिफीटेड पोर्टोनोवो बाय आयरकूट। इस बैटल में हैदर अली हार जाता है और इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन इस बैटल को कंटिन्यू कौन रखता है? टीपू सुल्तान। इस बैटल में याद रखना, ही डाइड ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। बैटल फील्ड में नहीं मरा, बोलते हैं बीमारी थी इसको, कैंसर, उससे मर गए। उसके बाद आता है इनका मेन बंदा टीपू सुल्तान। वो कंटिन्यू रखता है 1782 से लेकर 99 तक इसका टाइम पीरियड है, याद रखना ये कंटिन्यू रखता है इस बैटल को। तो फिर इनकी साइन होती है एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में। तो याद रखना, सेकंड एंग्लो क्या बोलते हैं मैसूर वॉर से क्या ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो शांति हो जाती है। उसके बाद थोड़े टाइम तक 6-7 साल तक आगे बस शांति रही, लेकिन टीपू सुल्तान अपनी पावर बढ़ाता गया, ठीक है। बोलते हैं नेपोलियन के साथ भी इसके कॉन्टैक्ट थे, अपनी आर्मी को इसने मॉडर्नाइज़ किया, और इतना मॉडर्नाइज़ किया कि अब अंग्रेज़ों को खतरा लग रहा था। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर
अंग्रेज गेम खेल लेते हैं। इधर इधर क्या करते हैं कि जो मराठा थे और निज़ाम हैदराबाद का, वो कॉर्नवालिस क्या करता है, वो अपनी साइड कर लेता है उनको और कैप्चर कर लेता है बेंगलोर। ठीक है, और फिर इधर ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगीपट्टनम। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट क्या है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगीपट्टनम 1792। टीपू को अपनी हाफ टेरिटरी इनको देनी पड़ी अंग्रेजों को, और दो इसके बेटे अंग्रेजों ने अपने साथ ले गए, बंदी बना दिया उनको। ठीक है, तो इस बैटल में इसको बड़ा नुकसान हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर में। क्यों हुआ, क्योंकि जो पहले हैदर अली के टाइम पे जो तो मराठा और निज़ाम था वो इसकी साइड आ जाते थे कभी कभी, लेकिन इसके टाइम पे नहीं आए। तो जो कॉर्नवालिस था तो इसने इधर गेम खेल ली। तो ठीक है, उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। मैं इनको आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपको पूछा ही नहीं जाएगा यार, ये ऐसे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। बस बैटल याद रखनी है, ट्रीटी याद रखनी है, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोर्थ में याद रखना कि एक लॉर्ड बेलेस्ली नाम का बंदा आता है 99 में, वो अटैक करता है एंड टीपू सुल्तान डाइड। ठीक है, तो ये था, टीपू इधर मर जाता है। टीपू ने बोलता है अपने टाइम पे, उसने बोला है कि इट इज़ बेटर टू लिव ए डे एज अ लाइन देन लाइफ टाइम एज ए शीप। अच्छा है एक दिन जियो शेर की तरह जियो, लाइफ टाइम जियोगे भेड़ की तरह तो क्या, वो मरने से भी बदतर है। ठीक है जी, अब टीपू के बारे में मैं आपको बताऊं कि टीपू वाज द ओनली इंडियन रूलर हु हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड द फाउंडेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। भाई ऐसा ही इकलौता बंदा था जिसको पता था कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है और मिलिट्री स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप अंग्रेज़ों को हरा सकते हो। इसने अपने बड़े सारे एम्बेसीज होते हैं, रिलेशनशिप फ्रांस, टर्की, ईरान, पेगू के साथ डेवलप किए थे। टीपू ने एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया था अपनी कैपिटल श्रीरंगीपट्टनम में, और एक किसका मेंबर था, जैकोबियन क्लब का। तो टीपू के बारे में क्या क्या याद रखना आपको, टीपू ये क्या था, मेंबर था जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब कुछ नहीं है, ये क्लब किसका है, फ्रांस का, फ्रेंच उधर बनाया गया था कि जो बंदे सपोर्ट करते हैं लिबर्टी, फ्रीडम, ऐसी चीज़ों को, उनका ये क्लब है, उन लोगों का क्लब है, वॉरियर सी भी है वो। ठीक है जी, इसने प्लांट किया था जिसको बोलते हैं ट्री ऑफ लिबर्टी। कहाँ प्लांट किया था, श्रीरंगपट्टनम बोल सकते हैं, जो कैपिटल थी इनकी टीपू की। ठीक है जी, उसके बाद जब टीपू की डेथ हो जाती है तो मैसूर के साथ अंग्रेज क्या साइन कर देते हैं, सब्सिडरी अलायंस। और जो जिसको हटा के, जिस फैमिली के राजे को हटा के हैदर अली ने ये मैसूर लिया था, वो वापस उसको दे देते, लेकिन बस सिर्फ नाम का, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस साइन है तो उनका जो भी होगा फॉरेन अफेयर्स या इंटरनल अफेयर्स वगैरह उस सब में अंग्रेज घुसे होंगे। ठीक है, तो ये था इनका मैसूर का। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज। क्या क्या बताया मैंने आपको, एक तो बताया मैंने आपको बंगाल कैसे कैप्चर किया था अंग्रेजों ने, उसके बाद आपको बता दिया मैसूर कैसे कैप्चर किया। ठीक है, इतना बड़ा है। थैंक यू सो मच।